हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार फिर आपके अपने चैनल में स्वागत। बंधन में दोस्तों आज हम बात करने वाले सांख्यिकी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे एमपीटेट वर्ग 3 का जो सिलेबस है उसका 10वें चैप्टर की बात करने वाले हैं, जिसमें सांख्यिकी, प्रायिकता और दोस्तों त्रिकोणमिति, ये तीनों चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। मुश्किल से 30 से 40 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। यदि आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं दोस्तों, तो आप लोगों की यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हो आप 100% 100% सही कर लेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरे क्या पढ़ा रहे हैं मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन दोस्तों मैंने बहुत सी जगह देख रहा है हर कुछ पढ़ा रहा है, सिलेबस में नहीं है वो चीज़ भी पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर वही मिलेगा जो सिलेबस में है, और नो फालतू बकवास नहीं की जाएगी। यहाँ पर सीधे मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। सीधे मुद्दे की बात यह है कि हम अब सांख्यिकी देखते हैं। सांख्यिकी में है क्या दोस्तों, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें, स्टैटिक्स, क्योंकि परिभाषा से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, यहां से आ सकते हैं, है ना। परिभाषा, आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या करने की विधि। देखिए जो सांख्यिकी क्या होती है, जो आपके आंकड़ों हैं उनको संग्रहण करते हैं, हम इकट्ठा करते हैं, मतलब वर्गीकरण करते हैं, मतलब उनको अलग अलग करते हैं, प्रस्तुतिकरण, उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं और विश्लेषण करते हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और व्याख्या करने की विधि होती है। अब इसका महत्व की बात करते हैं, क्या क्या महत्व इसमें, नीति और योजना बनाने में। देखिए सांख्यिकी का उपयोग नीति और योजना बनाने में किया जाता है। भविष्य की प्रवृत्तियों का अनुमान, जो भविष्य में प्रवृत्तियां होने वाली उनका अनुमान लगाने में, शोध और विश्लेषण में भी इसका उपयोग किया जाता है। वही बात करते हैं हम, सेकंड है आंकड़ों का संग्रहण। अब देखिए आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राथमिक आंकड़े, है ना, सीधे स्रोत से साक्षात्कार प्रणाली या प्रत्यक्ष अवलोकन। देखिए सीधे आंकड़े वो होते हैं जो तुरंत हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारी क्लास में बच्चों की संख्या, बच्चों की ऊंचाई, है ना, या लंबाई, या फिर कौन सी लड़के लड़कियों की संख्या, ये सब सीधे आंकड़ों में आ जाती है, ठीक है ना दोस्तों। वही आते हैं द्वितीय आंकड़े, जो पहले से उपलब्ध स्रोत से, पुस्तकों या रिपोर्ट्स, इंटरनेट से, है ना। और द्वितीय आंकड़े जो रहते हैं दोस्तों, जो हमें सीधे नहीं, जो पहले से प्राप्त है उनको इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कि टोटल हमारे, जैसे शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग में टोटल स्कूलों की संख्या, देखिए आंकड़े हैं, लेकिन उन्हें कहां से उठाए जाएंगे दोस्तों, या तो पुस्तकों से निकाले जाएंगे, या पुराने रिकॉर्ड से निकाले जाएंगे, या फिर इंटरनेट से, ठीक है ना। तो ये होते हैं द्वितीय आंकड़े, ठीक है ना। वही बात करते हैं, जो प्राथमिक आंकड़े रहते हैं वो सीधे उपलब्ध निकाल लिए जाते हैं, जबकि द्वितीय आंकड़े रहते हैं वो हम दूसरे आंकड़ों से निकाले जाते हैं। मतलब प्राथमिक आंकड़ों से जो आंकड़े प्राप्त करते हैं उनको द्वितीय आंकड़े कहते हैं, सीधी बात। यदि किसी स्कूल में छात्रों की ऊंचाई मापी जाती है तो वह प्राथमिक आंकड़ों में होगा, ठीक है ना दोस्तों। यदि किसी एक स्कूल की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, और यदि हम कहें कि पूरे ब्लॉक के स्कूलों की संख्या, तो देखिए उनमें पूरे ब्लॉकों में अलग अलग है ना, और वो हमें पहले से आंकड़े पते हैं। अब उन आंकड़ों से आंकड़े निकाल रहे हैं, वो द्वितीय आंकड़े में आ जाएगा। अब आंकड़ों का प्रबंधन, तो प्रबंधन देखिए किस रूप में होता है। देखिए कच्चा आंकड़ा, कच्चे आंकड़े की बात करें, देखिए कच्चा आंकड़ा जिसे बोलता है रॉ मटेरियल, सीधे संग्रहित करते हैं। देखिए ये आवृत्ति वितरण तालिका, जो कह रहा था आवृत्ति वितरण तालिका या समूह करके व्यवस्थित, है ना। जो आवृत्ति वितरण तालिका रहती है उसमें समूहित करके और व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है ना। समूह बनाना, है ना, वर्ग और उसकी आवृत्ति को तय करना, ठीक है ना। पहले हम समूह बना लेते हैं, फिर उसके बाद वर्ग। जैसे मान लीजिए मेरे पास, जैसे मान लो कक्षा, मेरे कक्षा के बच्चों की बात करें, जैसे मान लो मेरी कक्षा है ना, तो मेरी कक्षा में मान लो कि जो कक्षा है उसमें 145, 146, है ना, 148, है ना, 149, 141, 141, मान लो इस ऊंचाई के बच्चे छात्र हैं, तो हम इसे डायरेक्ट वर्गीकृत कैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे 140 से लेके 150 के बीच कितने छात्र ऊंचाई के, हम जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 छात्र हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनको वितरण तालिका हम समूह बनाकर व्यवस्थित कर सकते हैं। समूह बनाना, उनकी आवृत्ति तय करना, और ये इनकी आवृत्ति तय कर देगा, ये 5 बार है, ठीक है ना। इस तरीके से उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, कच्चा आंकड़ों का उदाहरण। कच्चे आंकड़े जैसे मान लीजिए ये है ऊंचाई है, देखिए एक ऊंचाई सेंटीमीटर में नापी गई है, तो हम 40 से 45 के बीच में हमारे पास 5 छात्र हैं जिनकी ऊंचाई 40 से 45 के बीच में। वही 46 से 50 की बात करें, 46 से 50 सेंटीमीटर, मतलब 140 से 150 सेंटीमीटर के बीच कितने हैं, 8 छात्रों की ऊंचाई है। भाई 151 से 155 की बात करें तो यहाँ पर 12 स्टूडेंटों की ऊंचाई है। तो इस तरीके से ये हमारे प्राथमिक आंकड़े, कच्चे आंकड़े वो हो सकते हैं। अब आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, देखिए आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हम कैसे करेंगे, ये देख लीजिए। वर्णात्मक, है ना, लिखित रूप में। वर्णात्मक मतलब रहता है लिखित, मतलब टेक्सुअल, मतलब लिखित रूप में करेंगे। सारणीबद्ध मतलब ट्यूबुलर, तालिका के रूप में, ठीक है ना। वही आलेखी या चित्र के रूप में हम इसके रूप में कर सकते हैं। अब आंकड़ों का वर्गीकरण, देखिए जो आंकड़े रहता है, आंकड़ों का
आंकड़ों का आलेख ही जो आंकड़ों का आलेख रहता है उसको हम तीन उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक नंबर एक बार आलेख रहता है, दूसरा रहता है रेखा आलेख, है ना, तीसरा रहता है वृत्त आलेख। तो ये आप लोगों को देख लेना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंकड़ों का आलेखी निरूपण कितने रूप से किया जा सकता है, आंकड़ों का आलेखी निरूपण कितने प्रकार का होता है। तो ये तीन प्रकार का होते हैं। नंबर एक बार आलेख, है ना, जैसे दंडवार बोला जाता है, बार डायग्राम, इस तरीके के हम डायग्राम बनाते हैं, ऊंचाई अलग अलग ऊंचाई या नीचाई जो भी है, ठीक है ना। और रेखा आलेख, तो रेखा आलेख को हम ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, जो दिन का टेम्परेचर, ठीक है ना। और वृत्त आलेख जिसको पाई चार्ट कहते हैं, एक पाई चार्ट के माध्यम से इनको विभिन्न समूह में बांट के ये दर्शाया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आंकड़ों प्रबंधों को कितने उसमें दिखाया जा सकता है, तीन ये, और दोस्तों दो और तीन ये है ना, जिनको अभी तक इन पर बात नहीं होती थी लेकिन इस बार हो सकती है। हिस्टोग्राम या निरंतर आंकड़ों के लिए, है ना, और आवृत्ति बहुभुज के लिए, और ओलिव संचय के लिए। तो टोटल की हम बात करें तो टोटल कितने हैं, 6 हैं, है ना, जिनके हम चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। अब उसके बाद है केंद्रीय प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 6 में बात होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इन पे हमें चर्चा करना है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम तीन उसमें कर सकते हैं। नंबर एक माध्य होता है जिसे मीन बोलते हैं, फिर दूसरा होता है माध्यक, है ना, जिसे हम मीडियम बोलते हैं, और चौथा होता है, तीसरा होता है बहुलक जिसे हम मोड बोलते हैं। इन तीनों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उनको देखेंगे। देखिए इसका फार्मूले की बात करेंगे। जो माध्य का फार्मूला रहता है, देखिए माध्य का फार्मूला यदि हमें डायरेक्ट आंकड़े दिए हैं तो क्या होता है, सिग्मा एक्स एन बटे एक्स, है ना, या सिग्मा एन बोल सकते हैं हम, एन आंकड़ों की संख्या बोल सकते हैं, या फिर हम एक्स बोल सकते हैं, टोटल आंकड़े, कुल आंकड़ों की संख्या, है ना। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमारी क्लास में हमारी मान लो स्कूल में कितने छात्र हैं, कक्षा 1 में 6 हैं, और 2 में 8 हैं, है ना, 3 में 5 हैं, 4 हैं, जो भी है, इस तरीके से मैंने आंकड़े बता दिए, इतने मेरे स्कूल में हैं। तो अब हम इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इनका निकालेंगे, इनको क्या कर लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, ठीक है ना। जोड़ेंगे मतलब क्या निकालेंगे, हम एक्स का मान निकाल लेंगे, है ना, एक्सएन निकाल लेंगे, एक्सएन निकालेंगे, सिग्मा एक्सएन। तो सिग्मा एक्सएन क्या हो जाएगा हमारा, एक्सएन हो जाएगा इन सबका जोड़। इन सबको जोड़ दिया, मान लो कि इन सबको जोड़ के मान लो कितना आया, एक मोटे हिसाब से कह रहा हूं, ये मान लीजिए 25 आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद बात करते हैं हम टोटल आंकड़े कितने हैं दोस्तों, टोटल आंकड़े कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े हैं। तो 7 से इसमें भाग लग जाएगा, जो भी आंसर आ जाएगा वो आप लोगों का माध्य निकल आएगा। यदि ऐसे आंकड़े आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इन सबको जोड़ लेना है, फिर उनकी गिनती करना, टोटल कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भाग लगा देना, या 8 हो तो 8 से भाग लगा देना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से मान लो 25/7 है, तो इसका भाग देंगे तो जो भी आ गया 7 चौके 7 त्रिक का, ऐसे कुछ करके आ सकता है। दशमलव के 2 अंकों तक आप लोगों को निकाल के बताना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तो हो गया एक सिंपल, है ना, जहां पर m क्या है, वर्गों का मध्यमान है, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं हम, देखिए जो दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो दूसरा क्वेश्चन आएगा आप लोगों को इस तरीके से, है ना, जिसमें वर्गीकृत आंकड़े वर्गीकृत कर दिए हैं। देखिए वर्ग क्या दिया है दोस्तों, हमें 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, और 20 से 30 दिया है। आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति मतलब आवृत्ति मतलब f रहता है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। देखिए 0 से 10 के बीच में कितने हैं, 4 हैं, 10 से 20 के बीच में 6 हैं, और 20 से 30 के बीच में 5 हैं। अब मध्यमान कैसे निकालोगे दोस्तों, इन दोनों का योग करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। देखिए 0 + 10 जोड़ता हूं तो, और 2 का भाग देता हूं तो कितना हो जाएगा, 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5, ये क्या निकल आएगा, 5 निकल आया। वही हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 30, 30 में मैं 2 का भाग देता हूं तो कितना जाएगा, 15। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25। अब हमें निकालना है दोस्तों, ये हमारा मध्यमान निकल आया दोस्तों। अब हमें निकालना है, क्योंकि हमारा देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x बराबर, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा, है ना, f इंटू m होता है, और बटे में क्या होता है, सिग्मा f, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो अब हम सिग्मा f इंटू m निकाल, देखिए f इंटू m निकालेंगे तो इसका और इसका गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा किया, सॉरी इन दोनों का गुणा किया, ये हमारा f है, ये हमारा m है, इन दोनों का गुणा किया तो ये 20 आ गया, इसका करेंगे तो 90 आ गया, इन दोनों का गुणा किया तो 125 आ गया, ठीक है ना।
अब क्या करेंगे, इन सबको हम योग कर लेंगे। इन सबका अब हमें सिग्मा निकालना, सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब रहता है इन सबका योग। जब हम इन सबको जोड़ा तो कितना निकला है दोस्तों, 235 निकला है, 235 निकला है। वहीं हम सिग्मा एफ निकालेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे तो इसको जोड़ा तो कितना निकला है दोस्तों, 15 निकला है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमें माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ पर माध्य बराबर होता है ये एक्स डैश, तो क्या होता है सिग्मा एफ इंटू एम बटे सिग्मा एफ। अब यहां पर क्या करेंगे, हम इनका मान रख देंगे। एफ इंटू एम का मान कितना निकला है हमारा दोस्तों, 235 निकला है, और एफ का मान कितना लिखा, 15। 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15 आ गया, ठीक है ना। यदि हम भाग देते हैं तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15 कितना बचा दोस्तों, 5 और 3 8 बचा, तो हो गया 15 5 75, 15 5 75 हो गया, है ना, 75 हो गया। और ये अपने पास कितना है, 85 है, 10 है ना, तो 10 हो गया, और पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा देंगे तो 10 हो गया, 15 छिक्का 90 हो जाएगा, है ना। फिर 15 छिक्का 90, हम इस तरीके से इनको निकाल लेंगे और दशमलव के 2 अंकों तक आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो निकल आएंगे लगभग, ये कितना निकल आया, 15.67 ये आप लोगों का निकल आया। तो इस तरीके से आप लोग माध्य बड़े इजीली तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। यदि इसके बाद भी समझ में ना आए तो आप एक बार रिपीट कर लेना, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है माध्यक, जिसे मीडियन बोलते हैं। इसका फार्मूले की बात करते हैं तो मीडियन का जो फार्मूला रहता है, मीडियन या माध्यिका, मीडियन का जो फार्मूला रहता है वो क्या रहता है, देखिए ये होता है एल, है ना, या फिर हम इसको लिख सकते हैं L1 लिख सकते हैं, ये L2 जो आप समझ सके, n/2 है ना, n/2, ठीक है ना, माइनस होता है CF और बटे में क्या होता है F, है ना, और इंटू H होता है। अब देखिए यहाँ पर L1 क्या होता है, जो L1 रहता है जो हमारी वर्ग की निम्न सीमा रहती है। L1 क्या रहती है, जो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जो मध्य का वर्ग रहेगा उसकी निम्न सीमा रहेगी L, है ना। यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने दिखा दी हैं, देखिए ये फार्मूला हो गया। जहां पर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर देखो L रहेगा, वर्ग मध्य की निम्न सीमा रहेगी, मतलब देखिए जो वर्ग दिया रहेगा, जैसे मान लो ये दिया 10 और 20 दिया, तो ये होता है L1 और ये होता है L2, तो निम्न सीमा ये वाली होती है, ये उच्च सीमा होती है, ठीक है ना। तो जो हमारा वर्ग हम चूज करेंगे उसकी निम्न सीमा, ठीक है ना। और वही बात करते हैं n मतलब रहता है कुल आवृत्ति कितने बार आई है ना। फिर उसको हम n का मतलब कुल आवृत्ति, और CF का मतलब रहता है वर्ग से पहले की संचयी आवृत्ति, जो वर्ग रहेगा, है ना, जो हम वर्ग निकालेंगे उससे पहले की संचयी आवृत्ति रहेगी। F मतलब क्या रहेगा, F रहेगा मध्य वर्ग की आवृत्ति, मध्य वर्ग की आवृत्ति क्या रहेगी, F रहेगी, और H रहेगी उसकी चौड़ाई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होने वाली है। देखिए ये मान लीजिए हमें क्वेश्चन मिल गया इस तरीके से, तो क्या करोगे, सबसे पहले हमें देखिए, सबसे पहले हमें मीडियन का चुनाव करना है। तो कैसे करेंगे, हम इन सबको जोड़ेंगे। देखिए 6 4 10 और 5 15। अब देखिए n का मान कितना आ गया, 15, हमें निकालना है n/2 निकालना है, n/2 निकालना, तो इनको 15 बटे कितना कर देंगे 2, तो 2 7 14, 7.5 आ जाएगा। 7.5 किसके करीब में है, देखो 7.5 किसके करीब में है, तो दोस्तों 6 के करीब में है ना, क्योंकि 4 से तो बहुत दूर है, 5 से दूर है, ये तो हमारा मीडियन क्या निकला है दोस्तों, मीडियन ये निकला है, 6 निकला है। अब देखिए जो 6 के सामने वाली जो चीज, जो मीडियन के सामने वाली वो है ना, हम इसको चूज कर लेंगे, ये हमारी मध्यिका निकल आई, ठीक है ना, मीडियन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, F ये हो जाएगा, F ये हो जाएगा, ठीक है ना। और CF हो जाएगा, इससे पहले वाली आवृत्ति ये CF हो गई, है ना। वही L की बात करते हैं तो L 10 हो जाएगा, है ना, L 10 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच की H की बात करते हैं तो बीच में कितने का अंतर है दोस्तों, 10 का अंतर है, तो H का मान 10 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी। देखिए n/2 15.2 हो गया, है ना, मीडियन का वर्ग ये हो गया, तो L का मान कितना हो गया, L का मान 10 हो गया। CF का मान, देखिए CF की बात करते हैं तो CF का मान निकाल देंगे हम। यहाँ पर CF का मान कितना है, देखिए CF का मान 7.5 है, ठीक है ना, सॉरी ये n/2 है। अब CF का मान हम निकाले, CF का मान कितना है, 4 है ना। CF बराबर यहाँ पर दिया है, CF बराबर कितना दिया है दोस्तों, 4 दिया है, ठीक है ना। CF बराबर ये हमारा 4 हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला यहाँ पर मैं आप लोगों को लगा के बता दे रहा हूँ। माध्यिका, है ना, मीडियन M बराबर क्या है दोस्तों, M की बात करते हैं तो देखिए अब हम M का मान निकालते हैं, मीडियन M बराबर, तो क्या होता है, देखिए दोस्तों L प्लस n बटे क्या रहेगा 2 माइनस CF रहेगा, अपोन में क्या रहेगा, अपोन में रहेगा इसके F, है ना, और इनटू में क्या रहता है दोस्तों, H रहता है। ये यहाँ पर जो प्लस है, प्लस ये कहाँ रहेगा दोस्तों, प्लस यहाँ पर रहेगा, ये
ये प्लस है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मीडियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या दिया हमें, एल का मान दिया है। एल का मान क्या है दोस्तों, एल की बात करते हैं तो ये निम्न सीमा है, ये 10 हो गया, प्लस एन बटे 2 कितना आया दोस्तों, 7 दशमलव कितना आया है, 7.2 आ गया, है ना। माइनस सी एफ का मान, सी एफ की बात की वो करते हैं तो ये वाला है ना, तो ये 4 आ गया, ठीक है ना। और बटे में क्या रहेगा, सबके इनके बटे में कितना है, एफ का मान, एफ कितना है दोस्तों, एफ की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी ये हमारी 10 है ना। और इनटू एच की बात करते हैं तो एच, देखिए इन दोनों के बीच में एच का मान क्या होता है, इन दोनों के जो हमारा वर्ग है उनके बीच की चौड़ाई कितनी है, 10 है, तो ये हमारा 10 निकल आएगा। अब हम इसको यदि सोल्व करते हैं तो m बराबर क्या निकल आएगा, देखिए 10 अपनी जगह प्लस, है ना, 7, देखिए 7.2 में से 4 गया तो कितना बचेगा, ये 3 दशमलव कितना बचा, 3.2 बचा, ठीक है ना। और बटे में कितना है, 10 है, और इनटू में कितना है दोस्तों, 10 है, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो m का मान कैसे निकाल लोगे, अब 10 प्लस 3.2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा मीडियन क्या निकल आएगा, मीडियन निकल आएगा आपका 13.2, ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग बड़े इजीली तरीके से इसको निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं, है ना। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ोगे और n का मान निकालोगे। n का मान क्या आ गया दोस्तों, मान लीजिए n का मान आ गया 15। अब हमें 15 नहीं चाहिए, 15 n/2 चाहिए, तो 2 का भाग दे देंगे तो ये 7.5 आ गया। अब 7.5 किसके पास में है ना, तो ये अपने किसके पास में है, ये हमारे पास में है 6 के, तो हमारा जो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन या वर्ग क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसका जो पहला वर्ग रहता है वो L का मान रहता है, ठीक है ना दोस्तों, और सामने की जो रहता है वो F का मान रहता है, ठीक है ना। जो सामने की आवृत्ति F रहती है और उससे पहले वाली आवृत्ति रहती है CF रहती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना भाई। H की बात करते हैं तो जो वर्गों के बीच में अंतर है वो H रहेगा, और इस तरीके से निकाल के आप इनका मान रखेंगे तो बड़े इजीली तरीके से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इस तरीके से ये आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, देखिए इसके बाद बात करने वाले हैं हम क्या, ठीक है, इसके बाद बात करने वाले हैं हम अगले की, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, यहां पर कुछ छूट गया क्या, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, देखिए बहुलक की। तो बहुलक, देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक के बारे में देख लीजिए। बहुलक मीन्स रहता है मोड, है ना, जिसका सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र क्या होता है, मोड का सूत्र रहता है, मोड बराबर क्या रहता है दोस्तों, मोड बराबर रहता है L प्लस, है ना, और कोष्टक के अंदर देखिए F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फार्मूला रहता है ना, और इनटू रहता है H, ये बहुलक का फार्मूला, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए जहां पर हम बात करने वाले हैं, जहां देखिए L क्या रहता है दोस्तों, बहुलक की निम्न सीमा जो L रहती है वो निम्न सीमा रहती है, ठीक है ना। F1 की बात करें तो F1 बहुलक के वर्ग की आवृत्ति, जो F1 रहेगा, जो बहुलक रहेगा उसकी के वर्ग की आवृत्ति रहेगी, है ना। F0 रहेगा उससे पहले की आवृत्ति, देखिए जो F0 रहेगा वो F0 रहेगा बहुलक के पहले की आवृत्ति, और F2 रहेगा उसके बाद की आवृत्ति। H क्या रहेगी, उसकी चौड़ाई। और एग्जांपल अब हम देख ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल दे के रखा है, जैसे मान लीजिए बहुलक का चुनाव कैसे करेंगे, जो सबसे अधिक बार, देखिए यहाँ पर ये हमें दिए हैं वर्ग, ठीक है ना, ये वर्ग दिए, सबसे अधिक बार ये यहाँ पर क्या आया दोस्तों, सबसे अधिक बार आया है हमारा 6, तो देखिए 6, अब 6 आ गया तो हमारा बहुलक का जो F1 रहेगा वो 6 हो जाएगा, है ना। F0 इससे पहले वाली आवृत्ति हो जाएगी, F2 इसके बाद वाली आवृत्ति हो जाएगा, और L का मान ये हो जाएगा। और H की बात करते हैं तो इन बीच में चौड़ाई कितनी है, H, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं तो देखिए F0 हमारा क्या हो गया, F0 हो गया 4, और F1 की बात करते हैं, बहुलक जो है हम उसके सामने की आवृत्ति क्या है दोस्तों, जो बहुलक है उसके सामने की आवृत्ति हमारी F हो जाएगी, तो F कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया, ठीक है ना भाई। L की बात करते हैं, L लोअर लिमिट कितनी है दोस्तों, 10 है ना। और H की बात करते हैं तो H हमारा कितना है, H की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर, 10 हो गया, और H हो गया दोस्तों। अब हमारे पास क्या बचा, F2 जो रहेगा वो इसके सेकंड वाला, जो हमारा जो बहुलक की आवृत्ति है ना उसके बाद वाली आवृत्ति जो रहेगी वो F2 रहेगी, तो ये F2 हो गई। अब हम फार्मूले पे बात करते हैं, तो फार्मूला क्या है बहुलक का, तो बहुलक मोड बराबर, देखिए मोड बराबर क्या होता है, मोड की बराबर करते हैं तो देखिए क्या रहता है, हम मोड की बात करते हैं तो L प्लस क्या रहेगा, देखिए F1 माइनस F0 अपॉन में, है ना,
2f1 माइनस f0 और माइनस f2 ये होता है, और इनटू में क्या रहता है, h रहता है। अब देखिए l का मान क्या निकला है हमारा, l की बात करते हैं तो l का मान है हमारा 10, l का मान कितना निकल आया 10 है, प्लस है ना। वही बात करते हैं f1 की, f1 की मान बात करते हैं तो f हमारा कितना है 6 है, और f0 की बात करते हैं तो ऊपर वाला मतलब 4 है, ठीक है ना। अब अपॉन में आ जाते हैं तो ये देखिए 2 गुणित 6 माइनस 4 तो ये सेम रहेगा क्योंकि f1 f0। वही f2 की बात करते हैं, f2 का मान निकला है हमारा 5, ये 5 आ गया, इंटू h का मान है हमारा कितना 10। अब ये हमारा मोड बराबर है, अब मोड बराबर, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 10 ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पर 6 दूनी 12 हो गया है ना, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, देखिए 6 दूनी कितना हो गया 12 माइनस, ये दोनों देखिए माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया 9 है ना, इंटू h का मान है हमारा 10, ठीक है ना। ये 10 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 प्लस, देखिए यहाँ पर 2 है ना, 2 का गुणा 10 से कर दो तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना। यहाँ पर घटाएंगे 12 में से 9 गया तो देखिए 12 में से जब 9 जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बराबर, देखिए 10 प्लस इन दोनों किया 20, 20 में हम 3 का भाग देंगे तो देखिए तीचिंग 18 है ना, फिर 2 आ गया, फिर 20 हो जाएगा, फिर तीचिंग 18, तीचिंग 18, ये 2 बार ले लेंगे हम, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में 6.2 जाएंगे 16.6, और 5 से ऊपर है 6 7, ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका। तो बहुलक क्या जाएगा आपका 16.67, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग नोट करना है इसको करके 16.67 ये आपकी निकल आए। तो इस तरीके से आप देखिए माध्यक, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कर सकते। देखिए माध्य को क्या बोलते हैं दोस्तों, माध्य को बोलते हैं मीन है ना, वही माध्यिका को मीडियन बोलते हैं, और बहुलक को बोलते हैं मोड, ये आप लोग जरूर ध्यान रख लें, ठीक है ना। उसके बाद आती है प्रायिकता। तो देखिए सबसे पहले हम प्रायिकता की चर्चा कर ले। देखिए प्रायिकता का मतलब रहता है, परिचय की बात करें, प्रायिकता का मतलब रहता है संभावना। क्या रहता है दोस्तों, प्रायिकता का मतलब रहता है संभावना। देखिए परिभाषा, किसी घटना के घटित होने की संभावना को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना ही प्रायिकता कहलाती है। जो मान लीजिए कोई घटना है, उसकी घटित होने की जो संभावना है उसे संख्यात्मक रूप से यदि हम व्यक्त कर रहे हैं तो वही प्रायिकता है। अब प्रायिकता का मान, देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए जो प्रायिकता का मान रहता है, देखिए प्रायिकता का मान यहाँ पर क्या रहता है कि ये मिसप्रिंट है दोस्तों, है ना, ये मिसप्रिंट है, इसको भूल जाएं, ठीक है ना। ये प्रायिकता का मान 0 से, देखिए 0 से छोटा नहीं, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। जो प्रायिकता रहेगी PE यहाँ पर प्रायिकता है, और इसका मान किससे 1 से छोटा या बराबर होता। मतलब सीधी बात यह है कि प्रायिकता का मान या तो 1 से छोटा रहेगा या 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन प्रायिकता कभी 0 नहीं होगी, ये भी मान लो। यदि प्रायिकता घटना संभावना है तो वो 0 नहीं होगी, मतलब यदि 0 हो गई तो वो प्रायिकता नहीं, मतलब संभावना नहीं है, ठीक है ना। वही बात करते हैं, देखिए P0 जो P बराबर यदि 0 है, मतलब प्रायिकता का मान यदि 0 है तो वो घटना कैसी है, असंभव घटना है, ठीक है ना। वही P का मान 1 है तो वो घटना कैसी है, निश्चित घटना, ठीक है ना, निश्चित घटना है। तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जब प्रायिकता का मान 0 होता है तो घटना किस प्रकार की होती है, तो ये असंभव घटना होती है। जब प्रायिकता का मान 1 होता है तो घटना कैसी होती है, संभव घटना होती है। अब प्रायिकता के प्रकार, देखिए प्रायिकता के प्रकार क्या क्या रहेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। प्रायिकता के प्रकार, जो प्रायोगिक दृष्टिकोण, प्रयोग या अवलोकन पर आधारित रहेंगे, ठीक है ना। इसका सूत्र याद करते हैं, तो इसका प्रायिकता का सूत्र होता है PE बराबर यहां पर देख लें, अनुकूलित परिणाम बटे क्या होता है ना, कुल परिणाम। जो प्रायिकता का सूत्र है अनुकूलित परिणाम बटे कुल परिणाम, ये आप लोगों का सूत्र है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये यहाँ है, देखिए P बराबर घटना, देखिए घटना ई घटित होने की बार या संख्या बोल सकते हैं, और कुल परीक्षणों की संख्या। तो ये आप लोग, ये किताबी भाषा है, इसको याद ना रखें, इसको याद रख लें। कुल अनुकूलित परिणाम मतलब कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं वो, और बटे कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या। जैसे मान लीजिए, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक निश्चित है आने का, तो आप लोग समझ ले, यदि एक सिक्का 100 बार उछाला जाता है, ठीक है ना, तो उसमें 56 बार हेड आया है, ठीक है ना। कितनी बार आया है दोस्तों, 56 बार हेड आया है, तो उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करना। तो देखिए एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, 100 बार, है ना। तो कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखिए कुल परिणाम कितने हो जाएंगे दोस्तों,
परिणाम मतलब जो परिणाम, कुल परिणाम हमेशा अधिक वाला होता है। कुल कितने बार किया है, एक सिक्के को 100 बार उछाला तो कुल परिणाम कितने होगा 100। अब उसके बाद हेड कितनी बार आया है, अनुकूलित परिणाम। हेड जितने बार आया है वो क्या हो गया हमारा अनुकूलित परिणाम। अनुकूलित परिणाम कितना हो जाएगा, हेड कितने बार आया है 56 बार आया है। तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, प्रायिकता पीई बराबर क्या हो जाएगा अनुकूलित, देखिए अनुकूलित परिणाम, अनुकूलित परिणाम बटे क्या होता है दोस्तों फार्मूला, अनुकूलित परिणाम बटे क्या होता है कुल परिणाम, क्या होता है कुल परिणाम होता है। अब देखिए पीई बराबर अनुकूलित परिणाम कितना है, अनुकूलित परिणाम 56 है, कुल परिणाम 100 है। जब 56 का 100 में भाग 100 का 56 में भाग देंगे तो क्या जाएगा, देखिए 2 जीरो है, दो संख्याओं के पहले दशमलव लग जाएगा 0.56, ये आप लोगों की प्रायिकता निकल आएगी। तो इस तरीके से हम उसको बड़े इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी हम आगे भी देखेंगे। और देखिए अब देखिए सैद्धांतिक दृष्टि से है ना, गणितीय के हिसाब पे भी अनुकूलित परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणामों की संख्या, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। देखिए एक पासा फेंकने पर 4 अंक आने की प्रायिकता। देखिए पासा, अब हम पासा देखते हैं तो पासे के अंक कौन कौन से होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, 1 होता है, उसमें 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6। देखिए पासे में कुल कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो कुल परिणाम क्या हो जाएंगे यहाँ से, कुल परिणाम, देखिए कुल परिणाम आप लोगों के हो जाएंगे 6, कुल परिणाम कितने 6 हो जाएंगे। अब वो पूछ रहा 4 आने की प्रायिकता, तो 4 कितनी बार है पासे में, 4 सिर्फ एक ही बार है, तो अनुकूलित परिणाम क्या हो जाएगा इसमें अनुकूलित। देखिए अनुकूलित परिणाम, अनुकूलित परिणाम हो जाएगा कि सिर्फ पासे में एक ही बार 4 आ सकता है, तो अनुकूलित परिणाम हो गया कितना दोस्तों 1 हो गया, ठीक है ना। अब हम प्रायिकता की बात करते हैं, तो प्रायिकता बराबर क्या रहता है अनुकूलित परिणाम, अनुकूलित परिणाम, ठीक है ना। अनुकूलित परिणाम बटे क्या होता है दोस्तों कुल परिणाम, कुल परिणाम, ये इसकी प्रायिकता रहती है। देखिए अब अनुकूलित परिणाम कितना, अनुकूलित परिणाम की बात करें तो 1, कुल परिणाम कितने हैं 6, तो प्रायिकता क्या निकल आएगी 1/6। इस तरीके से आप लोग बड़े इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। अब 500 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए मैं 500 से एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, कि 500 से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए एक पासा है, मान लो ये पासा है, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें टोटल कितने अंक होते हैं, ये यहाँ पर देख लो, ठीक है ना। 1 आता है, 2 आता, 3 आता, 4 आता, 5 आता है और 6 आता है, ठीक है ना। तो देखिए कुल परिणाम पासे की बात करें तो कुल परिणाम तो इसमें 6 रहते हैं। आप लोगों को ये तो दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना, यदि एक पासा फेंका जा रहा है तो उसमें कुल परिणाम 6 रहेंगे, ठीक है ना। अब वो पूछ सकता है सम अंक आने की प्रायिकता। देखिए सम, है ना, सम अंक, पासे में सम संख्या आने की संख्या, सम कितनी है 1 2 3 है ना। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, देखिए अनुकूलित परिणाम 3 हो गया, कुल परिणाम कितने हैं 6, निकालेंगे तो 1/3 आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है ना। 1/3 कब 3 3 दूनी 6 आ गया। ये तो सम आने की प्रायिकता हो सकती है, सम आने की, देखिए सम आने की, सम अंक की प्रायिकता, सम अंक की प्रायिकता है। अब विषम अंक की पूछ सकता है, विषम अंक की प्रायिकता। देखिए विषम कितने हैं 1 2 3 ही विषम है, तो अनुकूलित परिणाम 3 हो जाएगा, कुल परिणाम 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा दोस्तों विषम अंक आने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगा। ये 5 का हो गया। अब वो कहेगा कि 3 से अधिक होने की प्रायिकता। देखिए 3 से अधिक, तो 3 से अधिक कितने 1 2 3 है, तो ये भी 3/6 जाएगा, 3 से अधिक यही है ना। 3 से कम पूछ सकता है, 1 और 2 है, तो ये 2/6 जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़े इजीली तरीके से इनको निकाल लेंगे कि जो पासा रहता है, जब एक बार पासा फेंका जाता है तो उसमें कुल परिणाम हमेशा 6 रहेंगे और बाकी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पासे का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यादृश्य परीक्षण, यादृश्य मतलब अब बगैर देखे परीक्षण की बात करें, ऐसे परीक्षण जिसमें सभी संभावित परिणाम पहले से ज्ञात हो और कौन सा परिणाम आएगा यह निश्चित ना हो, ठीक है ना। जैसे सिक्का उछालना, पासा फेंकना या ताश से पत्ता निकालना, ठीक है ना। तो ऐसे परिणाम कुछ निश्चित होते हैं, ये यादृश्य परीक्षण की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से आप लोगों को ध्यान रखना है, एक सिक्का उछालना, पासा फेंकना या ताश से पत्ता निकालना, ये यादृश्य परीक्षण होते हैं, ठीक है ना। अब घटना की बात करेंगे। देखिए घटना क्या, इवेंट क्या है, देखिए परिभाषा, यादृश्य परीक्षण का कोई भी परिणाम या परिणामों का समूह,
है ना, ये घटना कहलाती है। जैसे सरल घटना, केवल एक ही परिणाम, जैसे कि पासे पर 3 आना, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं दोस्तों, सरल घटना। सरल घटना में क्या जाएगा, जैसे पासे पर अपन ने फेंका और उसमें एक ही घटना पूछ ली। संयुक्त घटना, एक से अधिक परिणाम, जैसे पासे पर दो या चार आने की प्रायिकता, ये हो गया संयुक्त परिणाम हो गए। निश्चित घटना, हमेशा घटित होने वाली, जैसे पासे पर 1 से 6 में कोई, ठीक है ना, ये निश्चित घटना है, आना, अंक आना, ठीक है ना। असंभव घटना, कभी ना होने वाली, जैसे कि पासे पर 7 आना, ठीक है ना। दोस्तों देखिए, पासे में कुल कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक ही आ सकते हैं कोई भी। यदि कोई पूछ ले 7 तो ये भैया असंभव है, क्योंकि पासे में ये अंक ही नहीं रहता, तो ये असंभव घटना होती है। इस तरीके से आप लोग याद रख लें। अब देखिए, और उसके बाद बात करते हैं अगला, परस्पर बहिष्कृत घटना, मतलब एक साथ ना होने वाली घटना। ये जैसे कि जैसे पासे पर 2 और 5 एक साथ आना, ठीक है ना, ये है, ये 2 और 5 एक साथ नहीं आ सकते। स्वतंत्र घटना, एक घटना का घटित होना दूसरी पर निर्भर ना हो, ठीक है ना, ये होती है स्वतंत्र घटना। मतलब एक घटना घटित हो रही है लेकिन दूसरे पर निर्भर नहीं हो, तो ये स्वतंत्र घटना कहलाती है। अब प्रायिकता का मुख्य सूत्र क्या है, हम बात करते हैं। देखिए मुख्य सूत्र, अब हमें 2 फार्मूले याद रखना है। एक है ये पूरा घटना का कंप्लीमेंट इवेंट है। देखिए ये होता है P-E, देखिए क्या है इसका फार्मूला, P-E बराबर 1 माइनस पी, मतलब किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। हमें देखिए, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.70 है, तो उसके ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए फार्मूला ये लगेगा, क्या हो जाएगा, P-E, देखिए यहाँ पर डैश ई क्या, P-E बराबर 1 माइनस पी। यहाँ पर मैं पूरा समझा दे रहा हूं। देखिए जो P-E है, घटना ना घटने की प्रायिकता है ना, घटना ना घटने की प्रायिकता, घटना ना घटने की प्रायिकता को बोलते हैं P-E, ठीक है ना। जबकि P-E क्या होता है, P-E, देखिए इस पे डैश नहीं लगा, ये डैश है ना। P बराबर क्या है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है ना। घटित होने की प्रायिकता को क्या बोलते हैं दोस्तों, P-E बोला जाता है। तो जब हमें ना होने की, देखिए किसी घटना को दे दिया, मान लो ये ना घटना घटित होने की प्रायिकता दे दी, तो ना होने की बिल्कुल इजी है। क्या करोगे आप, फार्मूला लगा दोगे, क्या लगाओगे, P-E बराबर 1 माइनस P-E। अब देखिए बड़ा इजी है, 1 माइनस P का मान हमें ज्ञात किया, देखो P का मान ये निकला है 0 पॉइंट कितना रख देंगे, 70। घटाओगे, कैसे घटाओगे, 1 लिख दोगे, पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ा दो। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, इस तरफ 0 है, इस तरफ, और इस तरफ 7 0 इस तरफ। तो देखो 0 में से 0 गया 0, यहाँ पर एक उधार ले लिया 10, 10 में 7 गया 3, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं बचे, 0 में से 0। तो घटित ना होने की घटना जो P-E का मान क्या निकला है दोस्तों, P-E का मान निकला 0.30 है ना, 0.30, ये आंसर निकला है आप लोग का। तो इस तरीके से बड़े इजीली तरीके से आप लोग इनको निकाल सकते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यदि समझ में नहीं आया तो आप एक बार और देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 घटनाओं की संघ है ना, यदि 2 घटना एक साथ घटती हैं, ठीक है ना, तो इसको P-A प्लस P-B माइनस P यूनियन B, P सर्वनिष्ठ B, हम इस तरीके से। वही स्वतंत्र घटना की बात करते हैं तो परिच्छेदी है, तो इस तरीके से इसका ये हो रहा है। ये बात से पूछते नहीं है, परस्पर बहिष्कृत घटनाओं के लिए है ना, तो A संघ, देखिए इसको पढ़ेंगे संघ, A संघ B बराबर P-A प्लस P-B, ठीक है ना, ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं। अब महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, अब देखिए यहां से हम पूरी घटना को यहां समझ लेंगे क्या क्या है। देखिए एक थैले में लाल गेंदे और 3 हरी गेंदें हैं, ठीक है ना। एक थैला है, मान लो इस तरीके से, मान लो एक थैला है, ठीक है ना। अब थैला है तो यहां पर मैं पूरा समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। अब उसमें कितनी दी है, 5 लाल गेंदें, तो ये हैं 1 2 3 4, ये 5 लाल गेंदें हो गई और 3 हरी गेंदें हैं दोस्तों। हम हरी गेंदों की बात करते हैं तो हरी को मैं नीला बना दे रहा हूं, तो इस तरीके की 2 और ये 3 हरी गेंदें हैं, नीली गेंदें हैं। अब गेंदें हैं, एक गेंद निकालने पर लाल गेंद आने की प्रायिकता। अब देखिए सबसे पहले हमें हमारा सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा फार्मूला देखेंगे, है ना। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूलित परिणाम। ये फार्मूला याद रख लेना आप लोग, अनुकूलित परिणाम है ना, बटे
कुल परिणाम। ये देखिए क्लास 10th का है ये सारा पोषण एमपीटेट, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अनुकूलित परिणाम। अब हम बात करते हैं, देखिए कुल परिणाम क्या है। कुल परिणाम तो हम बड़े इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। कुल परिणाम, देखिए कुल परिणाम मतलब कि कितनी गेंदें हैं टोटल थैले में, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 गेंदें हैं दोस्तों। कितनी गेंदें हैं? 8 हैं। देखिए इस तरीके से हम चलते हैं तो कुल परिणाम हमारे, देखिए टोटल गेंदें कितनी है हमारे थैले में, तो टोटल गेंदें हमारी 8, तो हमारा कुल परिणाम ये हो गया। जबकि वो बात कर रहा है लाल, किसकी बात कर रहा है दोस्तों? लाल गेंद की। तो देखिए थैले में से कोई सी भी गेंद निकालें तो लाल तभी निकलेगी कि वो लाल हो। तो लाल गेंद कितनी है, मतलब अनुकूलित परिणाम कितना हो जाएगा दोस्तों? अनुकूलित, तो यहीं से समझ लेना आप, अनुकूलित परिणाम। अनुकूलित परिणाम मतलब कि थैले में लाल गेंदें कितनी हैं? थैले में लाल गेंदें हैं 5। ये 5 गेंदों में से कोई भी निकल आती है तो अनुकूलित परिणाम हो जाएगा 5, है ना। अब हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता पीई बराबर क्या होता है दोस्तों? अनुकूलित परिणाम। अनुकूलित परिणाम कितने हैं? 5 बटे कुल परिणाम कितना है? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5/8। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए कुल गेंदें हैं 8, अनुकूलित परिणाम है, लाल गेंदें कितनी है? 5 है। हम फार्मूला लगाते हैं तो रेड आने की, तो 5/8। इस तरीके से आप लोग बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे ही सिक्के की बात करते हैं तो हेड आने के लिए वो पूछेगा कि एक सिक्के को उछालने पर उसकी क्या प्रायिकता है, कि उसका हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए एक सिक्का रहता है, एक सिक्का में कुल कितने परिणाम होते हैं? कुल परिणाम की बात करते हैं सिक्के में तो कितने रहते हैं दोस्तों? कुल परिणाम की बात करते हैं हम सिक्के में तो सिक्के में 2 परिणाम होते हैं, एक तो हेड हो सकता है, एक फिर टेल आ सकता है। जबकि अनुकूलित परिणाम की बात करते हैं तो यदि उसने पूछा अनुकूलित परिणाम, यदि अपन से पूछ लिया उसने हेड आने की प्रायिकता, तो हेड सिर्फ एक ही बार आ सकता है तो एक। अब प्रायिकता की बात करेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूलित परिणाम 1 है, कुल परिणाम कितने? 2 है, तो ये हेड आने की प्रायिकता निकल आएगी। वही टेल आने की प्रायिकता भी ज्ञात करें, देखिए कुल परिणाम तो 2 ही रहेंगे। अब टेल की बात करेगा तो आप पी बराबर निकाल दो, टेल कितनी बार आ सकता है? 1 ही बार आ सकता है ना। कुल परिणाम कितने हैं? 2, तो 1/2। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और दिमाग लगाना। वो पूछेगा कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार हेड आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। तो 2 बार कितनी हो जाएगी? एक बार और एक बार, एक बार और एक बार, तो कितनी हो जाएगी? 1 1 1 2 2 4। तो दोनों बार हेड आने की प्रायिकता कितनी? 2 सिक्कों को हेड आने की प्रायिकता 1/4 रहेगी। वही 2 सिक्कों की टेल आने की प्रायिकता पूछ रहे थे, एक बार में 2 आएगा, एक सिक्के को उछालेंगे फिर एक बार उछाला तो 2 आएगा। हम दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना? 1 1 1 2 2 4, है ना। तो टेल आने की प्रायिकता भी सिंगल इस तरीके से आप लोग बड़े इजी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, है ना, तो ये सारी चीजें आप लोग को समझ जाएगा। ऐसे ही थैले में से अभी उसने देखी, अभी आपको इसमें से क्या पूछा दोस्तों? अभी इसमें थैले में पूछा उसने कौन सी? लाल आने की प्रायिकता। अब मान लो अपन से पूछ लेता कि इसकी क्या प्रायिकता, कि हरी गेंद आने की प्रायिकता, हरी गेंद की पूछ लेता तो देखिए कुल परिणाम आपके टोटल 8 ही आते। हरी गेंदें कितनी है? 3 है, तो 3/8 आ जाता ये आंसर, है ना। तो ऐसे करके आप पूरी प्रायिकता को बड़े इजीली तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुल परिणाम देखना। कुल परिणाम होता है जितनी चीजें दी गई हैं सबको जोड़ लो, वो कुल परिणाम हो गया। अब अनुकूलित परिणाम किसके बारे में कह रहा है? हरी, लाल, पीली, जिसके बारे में कह रहा है तो उसकी संख्या देख लो कि जो संख्या है वो उसका अनुकूलित परिणाम। ऐसे ताश की गड्डी में पूछा जा सकता है, यदि यहाँ पर देखा दिया होगा तो अपन देखेंगे। देखिए सिक्के का उदाहरण भी आ गया। देखिए एक सिक्को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो देखिए पहली बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता बीएल बता 1/2, फिर दूसरी बार हेड आने की प्रायिकता 1/2। टोटल की बात करते हैं तो 1/2 गुणित 1/2 बराबर 1/4, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो कि देखो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे बता रहा हूं। देखिए एक बार अपन ने सिक्का उछाला, 4 बार सिक्का उछाल रहे अपन, एक बार इस पे मान लो हेड आ गया और दूसरे टिक्के पर टेल आ गया। अगली बार अपन ने उछाला, एक बार इस सिक्के पर हेड आ गया और इस पर भी हेड आ गया, दोनों पर हेड आ गए। अगली बार तीसरी बार उछाला अपन ने तो इस पर मान लो, देखिए इस पर मान लो टेल आ गया, इस पर मान लो हेड आ गया, ठीक है ना। चौथी बार जब अपन ने उछाला तो इस पर टेल आ गया और इस पर भी टेल आ गया, तो 4 बार अपन ने सिक्का उछाल दिया। अब हेड आने की प्रायिकता, हेड कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। और कितनी बार टोटल कुल परिणाम कितने हैं? 4 है,
तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। ऐसा ही टेल की बात करेंगे, 2 सिक्कों को उछालते हैं तो टेल भी कितनी 1/4 आएगा। अब वो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड हो, एक हेड इसमें भी और इसमें, तो कुल अनुकूलित परिणाम कितने हो जाएंगे दोस्तों 3 हो जाएंगे, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 4। तो इस तरीके से आप लोग याद रख लें, कम से कम एक टेल हो, कम से कम एक टेल की बात करें तो एक टेल इधर है, एक टेल इधर है, एक टेल इधर है ना। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 3/4। ये भी आप लोग को याद रख लो, ये चीजें एडिशनल चीजें वैसे नहीं पूछा जाएगा, यदि पूछ ले तो आप लोग बता दें, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा। अब वैसे ही आता है दोस्तों पासे पर आता है, तो देखिए पासे का क्वेश्चन देख ले रहे अपन, पासे का क्या है क्वेश्चन, पासे का और समझ लो आप लोग, ठीक है ना। उदाहरण देखिए, एक पासा फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। देखिए पासा कैसा रहता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा है पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं, तो ये आप लोग यहां पर देख लीजिए। देखिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब यहां पे लिख दे रहा हूं अच्छे से, देखिए 1 आ सकता है, 5 पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। जो लूडो खेला होगा जिसने वो समझ गए होंगे, हम फेंकते हैं तो इनमें से कोई अंक आता है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है सम आने की प्रायिकता, तो सम कितने आ सकते हैं, 1 2 है सम, 1 4 है सम, 1 6 है, तो टोटल कितने आ सकते हैं 3 बार सम आ सकता है। तो देखिए कुल परिणाम हमें पासे में कितना मिलता है दोस्तों, याद रख लेना, पासे का कुल परिणाम होता है 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई सी भी संख्या आ सकती है, तो कुल परिणाम 6 हो गया। वहीं अनुकूलित परिणाम की बात करेंगे तो अनुकूलित परिणाम क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुकूलित परिणाम की बात करते हैं। अनुकूलित मतलब वो कह रहा है सम संख्या आने की, सम संख्या कितनी आ सकती है, सिर्फ 3 ही आ सकती है, 2 4 6 है ना, 3 ही आ सकती है। तो यदि हम प्रायिकता निकालते हैं तो P बराबर क्या होता है, अनुकूलित परिणाम। देखिए अनुकूलित परिणाम बटे क्या होता है दोस्तों, कुल परिणाम। क्या होता है, कुल परिणाम होता है ये फार्मूला। तो पीई बराबर निकाल दो, यहां पर क्या हो जाएगा, अनुकूलित परिणाम कितना है आपका 3 है, कुल परिणाम कितना 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो प्रायिकता क्या आ जाएगा, पीई बराबर आ जाएगा आपका 1/2। तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पासे के सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैंने पासे बता दिया कि टोटल किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहां से एक चीज और देख लो दोस्तों, एक चीज एडिशनल मैं बता दे रहा हूं, ये चीज आ सकती है ताश के पत्ते। देखिए ताश के पत्ते और देख लीजिए आप लोग, ताश के पत्ते देख लेते हैं तो लगभग आपकी प्रायिकता पूरी खत्म हो गई। अब इससे आगे कुछ नहीं आएगा। देखिए जो ताश रहता है, ताश के पत्तों की बात करता हूं, तो ताश के पत्ते, देखिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूं, फिर उसके बाद आप लोग लिख लेना कि आप लोगों को दिख जाए, ठीक है ना। यहाँ पर फुल बड़ा कर दिया। अब बात करते हैं हम ताश। देखिए जो ताश के पत्ते रहते हैं, ताश है ना। अब देखिए ताश में कितने कलर रहते हैं, ताश में रहते हैं दोस्तों 4 कलर। कौन कौन से कलर है ना, देखिए कितने रहते हैं, 4 कलर रहते हैं इसमें, 4 है ना। एक रहता है, सॉरी 2 कलर रहते हैं, एक लाल रंग रहता है, एक रहते हैं लाल रंग के और दूसरे रहते हैं काले, है ना। दूसरे क्या रहते हैं, काले रंग, है ना, काले रंग के रहते हैं, ठीक है ना। लाल रंग में क्या रहता है दोस्तों, ईंट रहता है ना, और पान रहता है। जो पान रहता है वो लाल रंग के रहते हैं, एक लाल रंग के रहते हैं। काले रंग का रहता है हुकुम और चिड़ी, है ना दोस्तों, चिड़ी रहता है ये काले रंग के। अब देखिए प्रत्येक रंग में कितने पत्ते होते हैं, प्रत्येक रंग में रहते हैं 13 पत्ते। कितने रहते हैं, 13 पत्ते रहते हैं। कितने पत्ते रहते हैं, 13 ही दोस्तों इसमें रहेंगे। 13 पत्ते किसमें रहेंगे, लाल में रहेंगे। 13 ही हुकुम में रहेंगे, है ना, 13 पत्ते। आप लोग अच्छे समझ लेना पत्ते। और वही चिड़ी में भी कितने रहेंगे दोस्तों, 13 पत्ते रहेंगे। अब देखिए समझ लेना अच्छे से, 13 पत्ते रहते हैं। अब इसमें देखिए जो इसमें जो फेस वाले रहते हैं, जो फेस जिन्हें बोला जाता है, फेस बोला जाता है, फेस वाले इसमें देखिए फेस रहता है, फेस वाले जिसमें एक तस्वीर रहती है, फेस वाले इसमें कितने रहते हैं, 2 इसमें रहते हैं, है ना। इसमें फेस वाले कितने रहेंगे, 2 इसमें रहेंगे। नहीं सॉरी 2 नहीं 3 रहते हैं, इसमें 3 रहते हैं। देखिए बादशाह बेगम गुलाम, है ना, 3 इसमें रहते हैं, है ना। 3 फेस वाले इसमें रहते हैं, 3 ही फेस वाले इसमें रहते हैं और 3 ही फेस वाले इसमें रहते हैं, ठीक है ना। और टोटल पत्तों की बात करें, टोटल ताश के पत्ते कितने रहते हैं दोस्तों, तो टोटल ताश के पत्ते रहते हैं 52। मतलब कुल परिणाम आपका 52 रहेगा। तो इस तरीके से आप देख लो। अब प्रायिकता में आपसे क्या पूछा जा सकता है, देखिए प्रायिकता में पूछा जा सकता है लाल रंग आने की प्रायिकता। तो लाल रंग कितने हैं, देखिए 13 इसमें है। देखिए दोस्तों 13 किसमें है, 13 और 13 26 आ जाएगा, है ना। अनुकूलित परिणाम 26 आ जाएगा, जबकि कुल परिणाम कितना है 52। 26 से कम 26, 26 दूनी 52। तो लाल रंग आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। वहीं आप लोगों से पूछ ले काला रंग आने की प्रायिकता, तो काले रंग के कितने हैं 26, है ना। तो अनुकूलित परिणाम कितना हो जाएगा 26, कुल परिणाम कितना हो जाएगा 52। 26 दूनी 52, 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना।
अब बोलेगा कि आपके पास आ जाएगा पान आने की प्रायिकता। जो पान आने की प्रायिकता, पान के कितने हैं दोस्तों 13 पत्ते हैं, कुल परिणाम कितने हैं 52 है, 13 कम 13, 13 चुके 52, 1/4 यहाँ से पान आने की प्रायिकता। ऐसे ही वो पूछ सकता है ईंट आने की प्रायिकता भी 1/4 है ना। हुक्म आने की प्रायिकता के मतलब हुक्म का एक एक का होने की प्रायिकता। वही बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं फेस वाले आने की प्रायिकता। तो फेस वाले इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 12। फेस वाले टोटल पत्ते कितने हैं 12, 12/52 है ना। इसको काटोगे तो किससे काट दोगे, उससे काट दो दोस्तों, किससे 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3/13। तो इस तरीके से आप बड़े इजी तरीके से आप लोग निकल सकते हो। वही बात करता है, देखिए अब इनमें अकेले अकेले पत्तों में पूछ सकता है ना कि प्रायिकता बताइए कि ईंट का इक्का आने की प्रायिकता, ईंट के इक्का आने की प्रायिकता। अब देखिए ईंट में टोटल कितने अंक हैं, ईंट की बात करते हैं, ईंट में है 13, इक्का कितना है 1 है ना। तो अनुकूलित परिणाम 1 हो जाएगा, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 13, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/13। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब हम यदि प्रायिकता की बात करें तो 1 घंटे हम इस पे चर्चा करते रहे तो होती रहेगी दोस्तों, लेकिन इतना डीप नहीं पूछेगा आप लोगों से। कुछ फैक्ट पूछ सकता है, कुछ इजीली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, अब देखिए अब यहां पर हम बात करते हैं, उदाहरण हमारे हो चुके हैं। अब बात आती है जो क्विक रिवीजन के लिए मोस्ट आईएमपी है। देखिए प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रायिकता का मान क्या होता है दोस्तों 0 और 1 के बीच में होता है ना। उसके बाद बात करते हैं असंभव घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। क्वेश्चन याद रख लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है ना। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, क्वेश्चन में आप लोगों ऑप्शन दे देगा, है ना। निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है ना। पूरक घटना का नियम या सूत्र क्या होता है, PE प्लस P' बराबर 1। कैसा, देखिए PE ये होने की प्रायिकता है प्लस P' इस पे ऊपर ये डैश लगा है, ये ना होने की प्रायिकता बराबर 1। मतलब किसी घटने की क्वेश्चन हिंदी में पूछ सकता है, दे सकता है किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना घटित ना होने की प्रायिकता का मान किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। ये आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है। यदि 2 घटनाएं स्वतंत्र हो तो, है ना, देखिए क्या होगा, PA सर्वनिष्ठ, जिसको हम A सर्वनिष्ठ, B बराबर PA इंटू PB होता है। परस्पर बहिष्कृत घटनाओं के लिए, परस्पर बहिष्कृत मतलब एक दूसरे के पर निर्भर रहने वाली घटनाओं के लिए P बराबर A संग B बराबर, है ना, देखिए PA प्लस PB होता है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम त्रिकोणमिति के ऊपर। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, लेकिन दोस्तों यदि आप अच्छे से समझ गए होंगे तो ये पूरी चीजें कंप्लीट हो गई होगी। लगभग हमारा वीडियो 1 घंटे का होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं आगे, ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अब त्रिकोणमिति में आप लोगों को सबसे पहले त्रिकोण अनुपात याद रखना चाहिए। अनुपात क्या है दोस्तों, देखिए त्रिकोण अनुपात है साइन। हम किसके बारे में बात करेंगे त्रिकोणमिति में, देखिए एक करेंगे साइन थीटा और दूसरा करेंगे कॉस थीटा, तीसरा करेंगे टेन थीटा। किसका करेंगे दोस्तों, टेन थीटा। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, है ना, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। इन 6 की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, लंबवटीकरण होता है, इसका होता है आधारवर्तीकरण। कॉट थीटा को होता है लंबवटी आधार और सेक थीटा को होता है आधारवर्तीकरण। वहीं कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक थीटा का मान होता है कर्णवटी लंब। क्या होता है दोस्तों, कर्णवटी लंब। तो ये आप लोगों को क्विक जल्दी आप लोगों को करना होगा, याद करने होंगे ये मान, ठीक है ना। ये दिया है लंबवटी कर्ण, ठीक है ना, ये कर्णवटी लंब है दोस्तों, है ना। ये लंबवटी कर्ण तो ये हो गया, तो ये वाला इसका अपोजिट रहता है, इसलिए ये होगा कर्णवटी लंब, है ना, कर्णवटी लंब, ठीक है ना। इसका मान कर्णवटी, ये सुधार लेना, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है ये सारणी। आपको मानों की सारणी याद रखना है क्योंकि मान पूछ सकते हैं। जैसे मान लो ये थीटा का मान है, ये थीटा के मान है ना, ये उसके साइन दिए हैं, ठीक है ना। जैसे अपन से पूछ ले साइन, देखिए यदि हमसे पूछ ले साइन 0 का मान, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/2 होता है। साइन 60 का मान 3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है दोस्तों, साइन 90 की बात करें तो 1 होता है। वहीं कॉस की बात कर पूछ ले अपन से, है ना, कॉस 0 का मान 1 होता है ना। कॉस 30 का मान 3/2 होता है। कॉस 45 का मान 1/2 होता है। वहीं
cos 60 का मान 1/2 होता है, वहीं 90 का मान 0 होता है। ऐसे ही बात tan की आ सकती है। देखिए tan के आप लोग सारे याद कर ले, क्योंकि tan के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब हमसे बात होती है, देखिए tan की बात कर रहे हैं। tan 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/3, 45 का मान 1 होता है, 60 का मान 3 होता है, 90 का मान अनंत होता है। वही बात करते हैं हम cot की बात करते हैं तो ये इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। देखिए यदि हम बात करें तो cot 30 का मान अनंत होता है, ठीक है ना, cot 0 का मान, है ना। वही बात करते हैं 3 होता है, 30 का 45 का 1 होता है, वही 1/3 होता है और 90 के बाद 0 होता है। तो इस तरीके से ये सारे मान आप लोगों को याद कर लेने हैं, है ना, क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्ट सारणी में पूछा जा सकता है, क्योंकि वो पूछ लेंगे, देखिए आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेंगे tan 30 डिग्री का मान होगा। अब 3 ऑप्शन दे देगा, 1/3, है ना, 3 1 या 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। ये आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना। वही बात करते हैं पूरक कोणों की बात करते हैं। पूरक कोण आप लोगों को याद करना, ये सारणी पूरी रट लेना अच्छे से। sin 90 देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, का मान क्या होता है, cos थीटा। ये आप लोग याद रखना है। साइन जब 90 में चेंज होगा तो cos में चेंज होगा, वहीं cos चेंज होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, वहीं tan होगा तो cot में चेंज होगा, वहीं cot होगा तो tan में चेंज होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों ये अब एक दूसरे का अपोजिट है ना। साइन cos का अपोजिट है, cos साइन का, tan cot का अपोजिट है ना, वहीं cot tan का अपोजिट है। वहीं sec की बात करें तो cosec का अपोजिट है, वहीं cosec की बात करें तो sec का अपोजिट है। तो आप लोग याद रखना है, sec 90 माइनस थीटा मतलब cosec थीटा, cos 90 माइनस थीटा मतलब sec थीटा होता है। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ये मोस्ट आईएमपी, ये आप लोग को ध्यान देखना है। देखिए 2-3 सर्वसमीकरण से पूरी सर्वसमीकरण बन जाती हैं ये, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आप हमेशा याद रखें 1। अब हम यहां से क्या कर देंगे, कॉस का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप लोग याद रखना। अगली बार क्या कर देंगे हम, साइन का पक्षांतर कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सर्वसमीकरण ये हो गई, ठीक है ना। वहीं आप लोगों को दूसरी याद रखना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा। अब क्या करेंगे हम अगली स्टेप में, क्या कर देंगे हम, tan का पक्षांतर कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। भाई अगली स्टेप में हम याद करेंगे, अगले में 1 का पक्षांतर कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। वहीं अगली स्टेप की बात करते हैं तो ये एक सर्वसमीकरण ये याद करना आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। देखिए अब इस स्टेप में क्या कर देंगे हम, कॉट का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। अगले में हम 1 का पक्षांतर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब आती है ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी में यदि आता है तो ऊंचाई दूरी में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या याद रखना है, tan थीटा बराबर ऊंचाई बटे tan थीटा बराबर क्या होता है, ऊंचाई बटे आधार, है ना। या फिर आप ऐसे भी याद सकते हो LA L ठीक है ना। आप लोगों को देखिए जो साइन का मान रहता है, जो पहला मान रहता है साइन का, ये लाल बटे कक्का याद रख ले, पहला मान साइन का रहता है तो साइन का मान क्या रहता है दोस्तों, साइन की थीटा के बाद तो लंब बटे एल से लंब, है ना, लंब बटे का से कर्ण, है ना। पहला मान साइन का है, दूसरा मान कॉस का है तो कॉस थीटा का मान क्या है, ए से आधार, आधार बटे ए से आधार और के से कर्ण, आधार बटे कर्ण कॉस का है। वहीं तीसरे की बात कर रहे हैं, टेन की बात होती है, ये टेन है ना। टेन का मान क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा का मान लंब बटे आधार, लंब बटे आधार है। यहाँ पर ऊंचाई दी है, इसको लंब पढ़ेंगे अपन, है ना, इसको लंब पढ़ना आप लोग, लंब बटे आधार। अब इनका उल्टा रहता है, देखिए साइन का उल्टा क्या रहता है, देखिए यहां से देखते हैं, देखिए टेन का उल्टा क्या रहता है, कॉट, तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आधार बटे लंब हो जाएगा। वहीं कॉस का उल्टा होता है दोस्तों सेक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, इसका सेक का हो जाएगा। वहीं साइन का उल्टा रहता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक रहता है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा कॉसेक का। इस तरीके से आप लोग सारी चीजें याद कर लें। अब एक चीज और है दोस्तों, जो लगभग सर्व समीकरण हमने पूरी कर ली है, इन सर्व समीकरणों को याद कर लोगे तो आप लोगों को 100%। अब यहाँ पर मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ आप लोगों को, टेबल बनाना। अब टेबल बनाना और देख लो, उसके बाद खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि टेबल से 100% क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को एक टेबल बनाना है ना जी। यहाँ पर मैं डिजाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आता है, देखिए यहाँ पे लेके दे रहा हूँ मैं साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा अपना साइन थीटा के बाद देखिए,
है ना। साइन के बाद यहाँ पर ले लेंगे अपन कॉस, इसके बाद ले लेंगे टेन, उसके बाद ले लेंगे कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉसेक, ठीक है ना। ये आप लोग बनाने की ट्रिक जरूर याद रख लें, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारे हैं, यहाँ पर आ जाएंगे हमारे थीटा के मान, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो थीटा के मान रहेंगे, थोड़ी सी, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेंगे हम कितने का 0 डिग्री, यहाँ पर लेंगे कितने का 30 डिग्री, यहाँ पर लेंगे 45 डिग्री, यहाँ पर लेंगे 60 डिग्री और यहाँ पर लेंगे दोस्तों 90 डिग्री। याद रख लें, है ना। ये साइन का हो जाएगा, ये कॉस का हो जाएगा, ये टेन का हो जाएगा, ये कॉट का हो जाएगा और ये सेक का हो जाएगा। आपको डायरेक्ट याद रखना, देखिए साइन का मान आप लोगों को याद रखना है, यहाँ शुरू करेंगे। साइन 0 का मान होता है 0, इसका मान होता है 1/2। 30 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ये थीटा याद रख ले अपने थीटा, है ना। जबकि इसका मान 45 का मान होता है 1/2, 60 का मान होता है 3/2, ये आपको रटना पड़ेगा। और इसका मान होता है 1। अगली स्टेप में क्या करेंगे, हम पलट देंगे ऐसे करके जो मान इधर है वो इधर शुरू कर देंगे, ये वाले, है ना। तो एक देखिए साइन 0 कॉस 0 का मान होता है 1, है ना, करनी 3/2 इसका होता है। अब पलट के लाएंगे तो देखिए 1/2 यहाँ सेम जगह पे आएगा, अब ये यहाँ पहुंच जाएगा 1/2 ये हो जाएगा और 0 का मान यहाँ पर इधर आ जाएगा। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो देखिए 1 का भाग जब 0 में देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोगों का 0, ठीक है ना। अब यहां भाग देंगे इस वाली संख्या के इसमें, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। यहां देंगे तो ये पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। यहां भाग देंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/1 आ जाएगा। वहीं 0 का भाग हम देंगे किसमें, सॉरी यहां पर हम 1 का भाग जब 0 में देते हैं तो ये आ जाएगा आपका अनंत आ जाएगा, है ना। वहीं हम बात करते हैं 0 का भाग हम 1 में देंगे, है ना, 0 का भाग 1 में देंगे तो दोस्तों 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं, देखिए अगली स्टेप में बात करते हैं। अगली स्टेप में क्या करेंगे, अब देखिए इसका उल्टा ये होता है, क्या होता है, इसका उल्टा रहेगा, ठीक है ना। इसका उल्टा क्या रहेगा, अब देखिए 10 का उल्टा कॉट उल्टा रहता है, मतलब तो देखिए अनंत का उल्टा रहता है 0, 1/3 का मतलब क्या है 3/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा क्या रहेगा 1/3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा देखिए 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगली स्टेप में जो ये वाला देखिए, ये वाला मान जो 10 का रहता है वो कॉट का उल्टा रहता है, और वही बात करते हैं कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो इस वाले मान का उल्टा ही होगा। 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा क्या रहेगा 2/3 रहेगा, इसका उल्टा क्या रहेगा 2/1 रहेगा, ठीक है ना। वहीं इसकी बात करते हैं तो 2/1 इसका हो जाएगा। इसकी बात करते हैं 0 का, तो देखिए 0 का क्या हो जाएगा, वही बात करते हैं, देखिए यहां पर क्या हो गया अपना, ये 0 का क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगली स्टेप में बात करते हैं, देखिए अब इसका उल्टा बात करेंगे। देखिए 0 का उल्टा क्या हो गया दोस्तों अनंत हो गया, ठीक है ना। 1/2 का 2/1 हो जाएगा, इसका 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। वहीं इसकी बात करते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से ये पूरी सारणी आपको डिजाइन हो गई। अब आप लोग कुछ भी पूछ ले, जैसे पूछ ले 10 30 डिग्री का मान 1/3 होता है दोस्तों, 10 45 का मान 1 होता है, 10 60 का मान 3/1 या 3 याद रख ले, नीचे के 1 को नहीं गिना जाता। वही बात पूछ सकते हैं आपको साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/3, है ना, साइन 60 का मान 3/2। तो इस तरीके से आप लोग सारे मान याद कर सकते हो, और चाहो तो इस टेबल को याद कर लो, है ना। इस टेबल को बार बार बना के देख लेना, यदि मान लो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो आपको दोबारा सारणी बता दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा त्रिकोणमिति और प्रायिकता और सांख्यिकी ये खत्म हो गया है दोस्तों। इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लेना, 1 से 2 बार देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों ये था वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, साथ ही अभी तक चैनल पर नया हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।